गुड इवनिंग। ये वीडियो और आज के बाद ये वीडियो नहीं रहेगा, ये लगभग अब क्लासेस हो गई है 10th क्लास के हिसाब से। आज ये पहला लेक्चर 10th क्लास का वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न पर आज से शूट होंगे, पूरा उसी तरह जैसे जो लोग मुझसे पढ़े चुके हैं पहले 9th क्लास में या कि और बड़ी क्लासेस में। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि क्लास का मेरा माहौल क्या होता है। ये बात मैं जरूर कहता हूँ, खासकर 9th क्लास के वेदांता स्कूल के बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं, जो माहौल आप क्लास में करते थे वो ना करिएगा घर में। मतलब ये कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो फिर आपको उसी टाइम आपस में हाल चाल लेने का समय मिलता है, वो ना करिएगा। अगर आप लेक्चर देखिएगा तो अकेले रह के देखिएगा और पेन कॉपी लेके देखिएगा। मैं शुरू के 5 मिनट आज लेक्चर दे देता हूँ, रोज आके माहौल बना के शुरू करूंगा डायरेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को समझिए। मैंने देखा अभी आज मुझे दिखा कि लगभग हर जगह, केवल आपके यहाँ नहीं, लगभग हर जगह ऑनलाइन स्टडी के नाम पे इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है कि क्या होता है ना। खैर मैं कुछ किसी पे कमेंट करना नहीं चाहता, पर इतना जरूर जान रहा हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में मैं एजुकेशन का डेवलपमेंट करने आया था और मैं जहां तक जानूंगा और जो बच्चे मुझे जानते हैं और मैं जिन बच्चों को जानता हूं, मैं उनको साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। यही सोच के मैं आज से 10th क्लास का लेक्चर शूट करना शुरू किया हूं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा पूरा आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आप करते चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मैथमेटिक्स आपसे बने। बार बार मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन पे कमांड आप बनाएंगे। जिनका कैलकुलेशन वीक है वो कैलकुलेशन पे कमांड बनाएं। मैं बार बार कह रहा हूं फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होते हैं उस बात पे जाइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कहता हूं, अगर मैं आज भी 5/2 में 3/6 या कि 3/7 जोड़ने के लिए कह दूं, 99% बच्चे इसको जोड़ नहीं सकते। इस बात पे कमांड आपको बनाना हो। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे 7 और 2 का, यही ना। फ्रैक्शन सॉल्व करने का केवल एक नियम, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 7 और 2 का एलसीएम, अब आधा लोगों से एलसीएम लेते ही नहीं बनेगा, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में 2 का डिवाइड करते थे, 7 आया। ऊपर पे मल्टीप्लाई करते थे, 35 आया। प्लस 14 में 7 का डिवाइड किया, 2 आया और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6। फिर हमने क्या कहा था, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। देखो 35 के पास भी प्लस है, 6 के पास भी प्लस है, दोनों ऐड होंगे, ये जाएगा 41 और नीचे 40। ये इसका आंसर है। मैंने ही पढ़ाया है, बनना चाहिए। तो कैलकुलेशन पे कमांड बनाए रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारी बातें ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि अब ये टाइम नहीं रह गया है कि अब आप 10th क्लास में चल के कैलकुलेशन पे कमांड बनाएं या कैलकुलेशन। अच्छा है कि हमारे लेक्चर के अलावा जो भी टाइम मिले वहां खेले कूदे नहीं, मूवी कम देखें, मोबाइल कम चलाएं, आराम से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास का एक नया सफर, नई जर्नी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए हमारे ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप पे। हमारा नंबर सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो पता कर ले। मैं दे भी दूंगा, वीडियो के शुरू में ही हमारा नंबर कॉन्टेक्ट अस के लिए लिखा ही होता है, तो देख लीजिएगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी दिक्कत हो हमसे पर्सनली आप मिल सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं। हमारी कोचिंग कहाँ पे है वो तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद फिर हम जो लोग जानते हैं उनके साथ आपको मिल सकते हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में। अच्छा सब कुछ रहता है। चलिए 10th क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर का चैप्टर, एनसीईआरटी के हिसाब से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। रियल नंबर का चैप्टर आपके सामने आ रहा है। एक्चुअल में जो लोग 9th क्लास में हमारे क्लास में थे उनको मैं याद दिलाऊं कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी, याद करिएगा। बीच में एक 0 था, 0 के इधर पॉजिटिव नंबर हुआ करते थे। कहां तक? जहां तक आपकी हिम्मत हो। मैंने एक शब्द यूज किया था कि इनफाइनाइट तक, पर इनफाइनाइट तो आज तक कोई गया ही नहीं ना। इनफाइनाइट क्या होता है? तो जहां तक हिम्मत हो, 100, 200, 1000, 2000 करोड़, तो इसकी जरूरत है। और 0 के इधर आपको नेगेटिव नंबर देते हैं,
और अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 0 और 1 के बीच में हमने लेंस लगाया, याद करिए मैंने कहा था कि एक आदमी इधर से इधर चला था एक टोकरी लेके, उसको बड़ी बड़ी चीजें दिख रही थी, उसको छोटी चीजें दिखी नहीं रही थी, तो केवल 1 2 3 इस तरह के नंबर उसको दिखे थे। लेकिन जब उसने लेंस लगाया था, याद करिए हमने यहां पे लेंस लगाया था, और जब ये लेंस के बाद इसकी कहानी कुछ ऐसे बनी थी, ये वाली, यहां 0 यहां 1 और लेंस पे 0 और 1 के बीच में क्या दिखा था, याद करिएगा 10 लाइनें दिखी थी, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फाइनली 1। याद है? फिर हम किसी भी दो नंबर के बीच में लेंस और लगा देते तो 0.01 0.0, याद है? नहीं भी याद है कोई बात। एक बात बताइए, क्या मैं 0.2 को पर्सनली 2/10 लिख सकता हूं? हाँ, यदि याद हो तो हमने पॉइंट को, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका बताया कि पहले तो भूल जाइए कि पॉइंट लगा है, हम भूल गए कि पॉइंट लगा है, केवल 2 बचा, अपान लिखिए, 1 लिखिए और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतना 0 लगा। यहाँ 0.2 था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, हम कोई बात नहीं, काट दिया इसको, ये 52 25 जाए, ये आया कितना 1/5। अब सोचते हैं क्या 1/5 रेशनल नंबर है? छोड़िए इस नंबर को, क्या 1/5 नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफिनेशन ये थी कि काउंटेबल। क्या हम गिनती गिनने में 1/5 को यूज करते हैं? नहीं ना, तो ये नेचुरल नहीं। चलिए, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर भी नहीं। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर भी नहीं, क्योंकि बिना लेंस लगाए जो कुछ भी दिखा था वो इंटीजर था। और याद करिए हमने कहा था कि लेंस लगाने के बाद ये जो बीच बीच में दिखते हैं, जो डेसिमल दिखते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं, और फ्रैक्शन रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल। ठीक है, मैंने बताया था कि ये रेशनल नंबर्स। मैं तो एक शब्द में कहूं कि मैंने रेशनल की परिभाषा यही कहा था आपसे कि नंबर लाइन पे जो कुछ भी दिखता है वो सब रेशनल, चाहे वो 2 डिजिट के बीच में दिख रहा हो, चाहे इन 2 डिजिट के बीच में दिख रहा हो। हर 2 डिजिट के बीच में 10 नंबर होते हैं, आपको पता है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर लाइन पे जो कुछ भी होता है वो रेशनल नंबर, ऐसा हमने कहा था। और आज मैं एक नया टर्म आपको कहता हूं कि नंबर लाइन पे जो कुछ भी होता है वो रियल। आज के बाद आप क्या कहोगे? जितनी भी चीजें हैं, नेचुरल, होल, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, हमने अभी इरेशनल की बात नहीं किया था, अब मैं इरेशनल भी कह रहा हूं, वो सब क्या है? रियल है। वो सब क्या है? रियल है। तो एक बात इसको नोट करिएगा ऐसे रफ वर्क में, मैं जितनी भी चीजें यहां लिखूंगा आप सब अपने फेयर में लिखो, ठीक है? एक बढ़िया से नोट्स आप तैयार करेंगे, एक बढ़िया फेयर आप तैयार करेंगे, गोरी गोरी सी कॉपी बनाएंगे, बढ़िया लगेगा। अच्छा, हमने कहा कि नंबर लाइन पे जो कुछ भी है, अब जो कुछ भी से मेरा क्या तात्पर्य है? चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, ये सब क्या होते हैं? रियल। ये सब क्या होते हैं? रियल। ठीक है, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे रियल क्या है तो आप कहोगे ऐसे डिजिट्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिजिट्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रियल। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत हो रही है बहुत अच्छे से, ऐसे ही चैप्टर की शुरुआत होनी चाहिए थी, क्योंकि आप नेचुरल जानते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स, आर काउंटिंग नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स, 0 से लेके ऑल काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स,
नंबर लाइन पे जीरो के इधर भी निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर सब कुछ मिला के जो होगा वो इंटीजर। फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, p अपान क्यू होता है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के बारे में भी आप खूब अच्छे से जानते हो, है ना। न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर छोटा हुआ तो प्रॉपर। पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ के आए हैं। डेसिमल भी आप पढ़े हैं, रेशनल भी आप पढ़ ही चुके हैं। ऐसे ही नंबर, ऐसे डिजिट जिन्हें p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, याद करिए 9th क्लास हमने कहा था, ऐसी डिजिट्स जिन्हें p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q इक्वल टू नॉट जीरो। मैंने क्या कहा था, रेशनल में क्या कहा था, p अपान क्यू जहां q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये है रेशनल। ठीक है, मतलब अगर 1 लिखा है तो रेशनल है, क्योंकि 1 को 1 अपान 1 लिखा जा सकता है। अगर 2 लिखा है तो हाँ 2 अपान 1 लिखा जा सकता है, रेशनल है। -2 लिखा है, यस -2 अपान 1 लिखा जा सकता है, रेशनल है। 2 अपान 0 लिखा है, नहीं ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल के डिफिनीशन में अपने को पता है कि q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब डिनोमिनेटर, यहां देखिए डिनोमिनेटर 0 है, ये रेशनल नहीं है। 9th क्लास है इसलिए मैं थोड़ा तेज भग रहा हूं, जो मतलब की चीजें आएंगी बड़े आराम से बच्चों, ठीक है। और आज मैं कह रहा हूं कि ऐसे डिजिट्स जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है उन्हें रियल नंबर। चलिए डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। ये सब चीजें लिख के हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, 10th क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लीजिएगा रियल नंबर्स, हेडिंग लीजिएगा रियल नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोज नंबर्स which can be represented on number line are called real numbers. yes, कोई भी पूछे रियल नंबर क्या है, आपको तुरंत जवाब आना चाहिए, ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। मैं एग्जांपल लेता हूं उसका। यस, एग्जांपल लेते हैं 2, हाँ रियल है। -1, हाँ रियल है। 1 अपान 5 रियल है। -3 अपान 7 हाँ रियल है। -4 अपान 0 रियल है, हाँ रियल है, ये भी रियल है। क्यों? क्योंकि हमने इरेशनल भी कहा है। हमने क्या कहा है, इरेशनल भी शामिल है। जरूर ये रेशनल नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो गया है, p अपान क्यू के फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी इरेशनल भी रियल के श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। √3, यस √3 रियल नंबर है। क्यों? √3 इरेशनल नंबर है। हम आगे प्रूव करके भी दिखाएंगे √2 √3 इरेशनल नंबर्स हैं, पर हमने कहा कि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इसलिए √3 भी रियल नंबर है। और एक बात और, हमने 9th क्लास में ये भी किया था, √3 √2 को नंबर लाइन पे दर्शाया भी था, रिप्रेजेंट करके भी देखे थे हमने। तो नंबर लाइन में जिनको डिनोट किया जा सकता है वो क्या है, ठीक है। अब एक चीज समस्या आती है कि रियल क्या नहीं। याद रखिएगा, दुनिया में 2 ही प्रकार के नंबर हैं, एक रियल और रियल के अंदर सब कुछ। याद रखिएगा ध्यान से, आज के बाद जिंदगी भर ये चीज याद रखिएगा और किसी से पूछ के मजा भी ले लीजिएगा कि नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक रियल और रियल के अंदर ये सब कुछ, नेचुरल, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो कुछ भी है, और एक इमेजिनरी। कौन सा? इमेजिनरी, काल्पनिक। रियल तो हमने देख लिया, इमेजिनरी क्या है भाई आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर रियल वो है जो सब कुछ हम देखते हैं तो रियल है, तो फिर और क्या है? इमेजिनरी एक नंबर होती है। याद रखिए, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे से पॉइंट लिखिएगा। निगेटिव इज नॉट पॉसिबल इनसाइड स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या संभव नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूं √-1 9, असंभव है। और अगर कभी इस प्रकार आ गया तो ये संख्या रियल नहीं है। इसी प्रकार की संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर।
जो लोग मैथमेटिक्स लेके 11th पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, अभी से आप इमेजिनरी नंबर जान गए हैं। 11th में एक पूरा चैप्टर मिलेगा इमेजिनरी नंबर का। अब हम इमेजिनरी नंबर का दूसरी बात नहीं करेंगे, रूट में चौथे चैप्टर में थोड़ा बहुत करेंगे, पर जानना चाहिए कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। वो नंबर जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं, और वो नंबर जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर कभी आ गया तो उसको कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स को हम अंडर नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, नोट करेंगे इसको अच्छे से। वीडियो को पॉज करेंगे, जब मैं कहूं नोट करिएगा तो वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे। वीडियो देखने का आपका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप बिना कॉपी पेन के पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद दोबारा वीडियो को रिपीट करेंगे और पेन कॉपी लेके बढ़िया से लिख के नोट्स बनाएंगे। नोट्स की फोटो हमारे ग्रुप पे आप भेजेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, और जब मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो हमारी मेहनत करने का मन भी होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको साइंस का भी लेक्चर हम शूट करके देंगे, मैं दिखाऊंगा साइंस भी करके कि कैसे पढ़ा जाता है, और सच में आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। मैं बैठा हूँ, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ आपको, बस आप मेहनत करिएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो हमें भी एनर्जी मिलेगी मेहनत करने के लिए। आप जानते हैं कि मैं कितना मेहनती हूँ आप लोगों के लिए, खूब अच्छे जानते हैं। खैर, मजा लेना, हटाओ। हमने सिर्फ अभी आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि रियल नंबर है क्या। तो आपके नजरों में रियल नंबर केवल यही होना चाहिए कि जिन्हें हम नंबर लाइन पर नोट कर सकते हैं। दुनिया में आप जितने भी नंबर अभी तक सुने हैं वो सब रियल ही। इमेजिनरी क्या है ये जरूर आपसे पढ़ना चाहिए। अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस अंडर रूट 5 कुछ नहीं होता, ये इमेजिनरी है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आप इमेजिनरी पे चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। खैर, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपसे भाग देते तो बनता होगा, तो आप कहेंगे यस सर बनता है। तो आप 10 में 7 का भाग देके दिखा दीजिए। चलिए देखते हैं, लिखना नहीं है, आप समझने वाली बात है। मैं क्या माहौल बना रहा हूं, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझिए बात से। चलिए अभी सोचिए, मैं 2 शब्दों से और आपको परिचित कराता हूं। एक शब्द है एल्गोरिथम और एक शब्द है लेम्मा। 2 नए शब्द आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करते हुए, एल्गोरिथम और लेम्मा। एल्गोरिथम मतलब होता है मेथड। एल्गोरिथम क्या है? विधि है। आप लोग YouTube पे सर्च करेंगे मटर पनीर बनाने की विधि, फिर वहां पे बताया जाएगा प्याज काटने, लहसुन काटने, जो जो भी है, मतलब ऐसे वो विधि, एक पूरा विधि बताया जाएगा, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी चीज की विधि को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। और लेम्मा क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट होते हैं। लेम्मा क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं जो पहले से ही प्रूफ होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेम्मा क्या होते हैं? प्रूव्ड स्टेटमेंट। ये पहले से ही प्रूव होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लेम्मा क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो पहले से ही प्रूव होते हैं। और इनका यूज कहां होता है? यूज्ड टू प्रूव एनी अनप्रूवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट प्रूव नहीं है उसको प्रूव करने के लिए लेम्मा का यूज किया जाता है। एक तरह से आप तो कह सकते हैं कि फार्मूला है। लेम्मा क्या है? स्टेटमेंट है, फार्मूला नहीं है, पर आप अपने समझने के लिए कह सकते हो कि फार्मूला है जिसका यूज करके हम किसी चीज को प्रूव करें। ठीक है, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। 2 नई चीजें आपके लिए। लेम्मा पहले से प्रूव होते हैं। ठीक है, लेम्मा पहले से प्रूव होते हैं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेम्मा के बारे में यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने आपके सिलेबस में कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी। अपना डिवीजन लेम्मा उन्होंने प्रस्तुत किया। यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। क्या उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देता हूं, पहले एग्जाम्पल की
माध्यम से प्लीज, जिससे आपको समझ में आए। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूं 10 डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइजर है, आप जानते हैं, और ये डिविडेंड है, और यहां पे जो आएगा क्वोशेंट आएगा। 4 दूनी 8, 2 बचे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप 10 को 4 इंटू 2 प्लस 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बचपन में आप यही तो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बचपन में आप यही तो पढ़ रहे थे। ये क्या है? ये क्या है भाई? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो पढ़ रहे थे हम बचपन में। हाँ, यही पढ़ रहे थे। एक्चुअली में इसको यूक्लिड ने भी दिया था। अब पता चला इसको किसने दिया था? यूक्लिड ने। ये यूक्लिड ने यही कहा था, डिवीजन लेम्मा है ना, डिवीजन लेम्मा है ना। लेम्मा इसलिए कि पहले से प्रूफ है, हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि क्यों डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नहीं, ये पहले से प्रूफ है क्योंकि ये लेम्मा है। किसने दिया इसको? यूक्लिड। डिवीजन लेम्मा आपके सिलेबस का 10th क्लास का सबसे पहला चीज जो आपसे बनना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? जो आपके सामने है। क्या कहा कि किसी भी डिविडेंड को किसी भी डिवाइजर से भाग दोगे तो जो कोसेंट आएगा तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है। आप कर चुके हो, आप जानते हो ये चीज अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने इस चीज को प्रस्तुत करता हूं। अगर मैं 15 में 7 का डिवाइड करना चाहता हूं तो क्या 7 2 14, यस 1 बचा। तो क्या हम 15 को 7 इंटू 2 प्लस 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते। यही तो है। कैसे लिख सकते हैं? आप ये भी जानते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद कोई ये कहे कि ये 21 आ रहा है तो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। आप बॉडमास पढ़ के आए हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ है डिवाइड और कुछ नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लाई। तो 7 2 14 प्लस 1 होगा ही। पहले तो आप भाग दे के ये चीज करोगे कि ये क्या है? डिवाइजर इंटू ये क्या है? क्वोशेंट, और ये क्या है? रिमाइंडर। दिख रहा है ये चीज? ये चीज तो आप कर ही दोगे। आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आज आपको HCF की तरफ नहीं मोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ा दूं उससे आगे आप सोचेंगे। ठीक है? जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे आगे आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। और जितनी प्रैक्टिस लेने के लिए मैं कहूंगा उतनी प्रैक्टिस मुझे चाहिए। यकीन मानिए, जब तक मैं लॉकडाउन खत्म होगा तब तक एक आध प्रैक्टिस हो, एक आध प्रैक्टिस। मैं 2 नंबर लेता हूं। अच्छा, मैं 20 और 8 लिख देता हूं ऐसा। ठीक है? चलिए, तो क्या करोगे? जो बड़ा है वो क्या माना जाएगा? डिविडेंड। उसमें डिवाइड कर। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20 और 8 में 20 को डिविडेंड मानो कि 8 को मानो। मैं क्या कह रहा हूं? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ईडीएल, शॉर्ट फॉर्म में आसम ईडीएल कहीं। ठीक है? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन 20, 8 ऐसा लिखा है ना? अब अपनी ये समझदारी है कि जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानेंगे, जो छोटा है उसको डिवाइजर मानेंगे। अब 8 2 16, ये कितना आया? 4। देखिए, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है, सॉरी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। अगर रिमाइंडर बड़ा होता तो दोबारा भाग जाता, छोटा आ गया तो कोई बात ही नहीं, करेंगे। यही तो है, क्योंकि अब पॉइंट वाला खेल शुरू होगा और पॉइंट वाला खेल हमें खेलना नहीं। तो क्या हुआ? ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 2 हो गया 16, बचा कितना? 4 लिख सकते हैं। तो यूक्लिड ने यही कहा, लेट 2 numbers A and B are such that B
इज ग्रेटर देन ए, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी। मैं क्या मान रहा हूं, यूक्लिड ने कहा ऐसा, मैं क्या कहा उन्होंने बता दिया कि जो आप बचपन में पढ़ा करते थे, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट इक्वल टू सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो भी हमने कहा, ठीक है। क्या कहा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज जो हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, वो यूक्लिड ने ही कहा था। अब आपको पता चला है कि यूक्लिड ने कहा, इसे यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा कहा जाता है, और इनके यूज करके हम एचसीएफ निकालेंगे कल के लेक्चर पर। फिलहाल आज हम इसको लगाना सीख रहे हैं सिंगल स्टेप पर। इससे ज्यादा आप सोचिएगा भी नहीं कि कैसे एचसीएफ निकालेंगे, कल देखेंगे कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप अप्लाई करना सीखिए। तो उन्होंने कहा लेट टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट, उन्होंने कहा दो नंबर ए और बी इस प्रकार है कि ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है बी से का मतलब तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि ए डिविडेंड होगा और बी डिवाइजर होगा। बोलो हाँ, ए डिविडेंड होगा और बी डिवाइजर। यही तो मैंने कहा 20 और 8, मैंने 20 को अपने से डिविडेंड मान लिया, 8 को डिवाइजर मान लिया। कुछ वहां थोड़ी कहा गया था, वहां तो यही कहा गया था अप्लाई ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। टेंशन में आ जाते हैं हम लोग ईडीएल कह के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो उन्होंने कहा दो नंबर ए और बी हैं। अब उसने नहीं कहा कि आपको किसको डिविडेंड मानना है किसको डिवाइजर, तो जो बड़ा होगा उसको ऑटोमेटिक आप डिविडेंड मान लो। तो उन्होंने कहा कि ए बड़ा है बी से, ये कह के वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ए को डिविडेंड मानना है। चलो कोई बात नहीं, तो डिविडेंड इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, उन्होंने कहा, यूक्लिड ने कहा। अब आप समझिए बात, ए क्या है डिविडेंड, कैसे पता चला? उन्होंने कह दिया ये बड़ा है बी से, तो हमारी श्रद्धा हम मान लेंगे उसको, तो हमारी समझदारी, बहुत समझदार है। जैसे ही उन्होंने कहा कि दो नंबर ए और बी हैं और ए बड़ा है बी से, तो तुरंत अपने मन में आया जो बड़ा होगा उसी में तो भाग देंगे। तो ए को हमने मान लिया क्या डिविडेंड इक्वल टू बी क्या था, तो अब जो बचा उसको क्या मानोगे डिवाइजर, क्यू फॉर कोसेंट और प्लस आर फॉर रिमाइंडर। स्थिति थोड़ा स्पष्ट हो रही है। यूक्लिड ने क्या कहा था, अगर कहीं भी दो नंबर दिख गए उस पे आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैं आपसे कहता हूं मिटाओ, मिटा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन 125 28। आधे बच्चों को तो साफ सो गया होगा, किसको 28 का टेबल आता है, हमको तो नहीं आता। कोई बात नहीं आता, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने यहां ये नहीं कहा। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का नाम सुन के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब बिना भाग दिए काम नहीं होने वाला है। चलिए हम रफ वर्क की तरफ जाते हैं। 125 को ऐसे करते हैं, क्या उसने कहा था कि 125 में 28 का भाग दो? अब तो हम उस स्थिति में पढ़ते हैं, हम उस क्लास में पढ़ते हैं जहां 28 में 125 का भाग देना भी संभव है, पॉइंट में आएगा और क्या से ज्यादा क्या होगा, है ना? पर नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार जो बड़ा होगा उसको क्या मानोगे? डिविडेंड। चलिए कितनी बार भाग जाएगा? जिन लोगों से पहाड़ा बनता हो वो ठीक है, बता देना, बनता हो तो कोई बात नहीं। हमें लगता है कि 4 बार से ज्यादा नहीं जाएगा। 4 8 32, 14 8 3 11, हाँ सही है, 5 बार से ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा ये? 13। क्या 13 28 से छोटा है? हाँ छोटा है, मतलब अब आगे काम नहीं करना है। क्या हम 125 को 28 इंटू 4 प्लस 13 लिख सकते हैं? बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट
प्लस रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, कर लोगे। यूक्लिड ने क्या कहा, कोई कहे यूक्लिड डिवीजन लेमा बताओ, तो आप क्या कहोगे। यूक्लिड ने कहा कि दो नंबर ए और बी इस प्रकार हो कि ए बड़ा बी, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है, जहां b क्या है डिवाइजर, q क्या है भाग देने के बाद जो आएगा कोसेंट, r क्या है रिमाइंडर। बोलो बात क्लियर है। r क्या हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे r की क्या कंडीशन है, आप सोच के बताइए, क्या रिमाइंडर 0 से छोटा हो सकता है क्या, रिमाइंडर कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या, बहुत होगा 0 आ जाएगा उस कंडीशन में जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं है रिमाइंडर 0 से छोटा हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो r कम से कम 0 से बड़ा हो, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है ना, तो r 0 से बड़ा हो, अच्छा बराबर भी हो सकता है इसलिए हम यहां बराबर भी लगा दिए। और r की एक और कंडीशन है कि r डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो एक बार और भाग चला जाएगा। ये यहां कहां था, ये 13 तब तक सुरक्षित बचा रहता जब तक ये 28 से कम है, 28 होते ही एक बार भाग और चला जाता। बात क्लियर है। अगर 28 ये और होता मतलब 13 ये 6 15 बचा है, अगर ये 15 और होता तो 5 बार पूरा पूरा भाग ना चला जाता। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर भी होगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है। और डिवाइजर को हमने क्या माना है b, क्योंकि a बड़ा है b में, ये डिविडेंट हो गया। ये कंडीशन आपको पूरा ईडीएल में याद रखनी है फॉर ए बी। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चंस यहां से सॉल्व होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। ईडीएल क्या है फॉर ए बी, और a अगर बड़ा है b से तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है। और r की कंडीशन है, r की कंडीशन है कि r 0 से बड़ा होगा या कि बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बात क्लियर है। मैं आपको 4-5 होमवर्क देता हूं, अभी आप बुक ना उठाइएगा, चाहे ये मेरा सजेशन समझिए चाहे मेरा जो भी समझिए, अभी आप बुक ना उठाइएगा। जब जरूरत पड़ेगी मैं पेज नंबर सहित आपको बता दूंगा कि इस पेज नंबर में ये क्वेश्चन आपको करना है और आप कर लोगे। यकीन मानिए हमारे अंदाज से आप परिचित हैं, ऐसा मैं मानता हूं। खैर कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं, उस पर आप सभी को ईडीएल लगाना है और सभी लोग सॉल्व करके ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है। होमवर्क, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन पहला 17-11, दूसरा 115-36, तीसरा 13-113, चौथा 2-18। ये आपके होमवर्क में है, इनको करिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, सभी लोग खुल के पूछिए, कोई डाउट नहीं है। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा। जिनको जहां पे डाउट है, थोड़ा ऑनलाइन क्लास है, बच्चे थोड़ा कमजोर जो होंगे थोड़ा दिक्कत तो होगी, पर धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेगी, क्लासरूम में मिलेंगे। दोबारा आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, मैं रीवा में ही हूँ। अगर किसी को पर्सनल मिलना भी है डाउट क्लियर करने के लिए तो आप पेन कॉपी लेके मुझसे मिल भी सकते हैं। 2-3 लोग आ सकते हैं साथ में, क्योंकि ज्यादा भीड़ तो आ नहीं सकती, तो 2-3 लोग करके अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं रीवा में ही हूँ, मैं बता दूंगा मैं कहाँ रहता हूँ क्या कैसे। तो देखे भी हैं लगभग कुछ बच्चे तो देखे भी हैं, तो जिनको जो डाउट होता है पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पाता तो वो बात की बात है, अगर ऑनलाइन क्लियर हो जाता है तब तो कोई बात नहीं हो पाता आप बेझिझक आप हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टारगेट लंबा है, अगर आप कंपटीशन को सच में लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों को ये चीज बड़ा वो लग रहा है कि कैसे हम YouTube पे पढ़ाई कर सकते हैं। यकीन मानिए YouTube पे हमारे बहुत ज्यादा लगभग 50 वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं, वो सभी वीडियो IIT के हिसाब से हैं और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। और वो बच्चे ऐसा कहते हैं, और बच्चों से अगर कोई जानते हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि IIT एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो में कवर हैं। और हमने ऐसा वो दिया है कि पूरा उस वीडियो को देखकर सारे एडवांस तक के क्वेश्चन हो जा रहे हैं।
ये सोच के मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और इसी तर्ज पे मैं 10th कलेक्शन लेके आया हूँ कि आपके साथ अन्याय ना हो। पढ़ते रहिए, ग्रुप पे और बच्चों को जोड़िए, जिससे कि हम जब भी मिले क्लासरूम प्रोग्राम में तो फुल क्लास के साथ मिले। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और